उनको धमकी मिली और उसके बाद वाई प्लस सुरक्षा महाराष्ट्र सरकार ने उनको प्रदान की। तो सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर है ये बहुत बड़ा, कि जिस तरीके से उस व्यक्ति को वाई प्लस सुरक्षा के बावजूद जो है 6 राउंड फायरिंग उसके ऊपर हो जाए और उसको खुलेआम मार दिया जाए, और वो भी किस जगह पे, बांद्रा जैसे इलाके में। 6 राउंड की फायरिंग के बावजूद जो है मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि एक भी गोली या एक भी रिटेलिएशन की कोई कोशिश की हो उनके साथ जो सुरक्षाकर्मी थे, या दूसरा कोई सुरक्षाकर्मी घायल हुआ हो। सीधे घात लगा के उसे मारा गया। सुरक्षाकर्मी क्या वहाँ खड़े मूक दर्शक बने देख रहे थे। मुख्तार अंसारी का एक ऑडियो वायरल हुआ था उनकी मौत से पहले, जिसमें वो कह रहे थे कि बेटा मैं बचूंगा नहीं, बताना चाह रहे थे, इंडिकेट कर रहे थे कि मुझे मार दिया जाएगा, और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। अतीक अहमद वाले केस में देखिए कि मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि जो व्यक्ति जेल में बंद हो उसको रात के 9 बजे कोई पुलिस उसका जो है वो मेडिकल कराने ले जाती हो। ये बड़ा क्लियर समझ में आता है कि मुस्लिम लीडरशिप के ऊपर कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई सुनियोजित साजिश हो रही हो, जिसके लिए हमें सतर्क भी रहना है और जांच भी होनी चाहिए कि क्या ऐसी कोई सुनियोजित साजिश चल रही है पूरे देश में। इस वक्त जो मुसलमान लीडरशिप है, एक तो वो हर पार्टी के अंदर इंटरनली लड़ रही है अपनी संख्या के हिसाब से, अपने टिकट पाने के लिए, अपनी संख्या के हिसाब से, अपनी दावेदारी लेने के लिए पार्टी लीडरशिप के अंदर। तो एक तो ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा विषय है जो हम लोग फील करते हैं रोज़। दूसरा विषय ये है कि जब मुसलमान नेता बन जाता है तो उसकी अगर इस तरीके की निर्मम हत्या हो जाए तो ये एक बड़ा सवाल उठता है। ऐसा नहीं होता कि चुटकी बजा के कोई नेता बनता है। तो वाकई ये जो है एक बड़ा नुकसान है कम्युनिटी के लिए, बड़ा नुकसान है जो है बम्बई के लोगों के लिए, और जो है देश में जो मुस्लिम चेहरे हैं राजनीति में उनके लिए। और एक कुछ गिद्ध ऐसे हैं जो बाबा सिद्दीकी की मौत पर खुशी मना रहे हैं ट्विटर पर, और उन सब की जो जड़ है ना वो एक ही जड़ से जाके जुड़ती है। तो ये जो ज़ॉम्बीज़ की सेना पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं लोग इस आधार पे कि ये हिंदू है और ये मुसलमान है, हमने बचपन से आज तक ये नहीं सीखा है और ना हम करेंगे ये। अगर कोई अच्छा आदमी है तो आदमी अच्छा है। बाबा सिद्दीकी के साथ जो हो रहा है वो बहुत विभत्स है, और इस तरीके के लोगों को, अगर ये चिंटू मिंटू कोई प्रधानमंत्री किसी को फॉलो करते हैं, कोई इसको फॉलो करता है, इस तरह के लोग अगर ये करते हैं तो उनका खंडन करना चाहिए आगे। महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा चेहरा बाबा सिद्दीकी, बीती रात हत्या कर दी गई उनकी। सवाल ये है इस हत्या के बाद कि एक के बाद एक इस तरह की हत्याएं हो रही हैं, और सोशल मीडिया पर बुद्धिजीवी वर्ग और पत्रकार ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर क्यों जो मुस्लिम लीडर हैं, जो अलग अलग पार्टीज़ में भले ही थे, लेकिन उनको निशाना क्यों बनाया जा रहा है, और इस हत्याकांड के पीछे असल वजह क्या हो सकती है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर महराज हुसैन हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। इनसे हम बात करते हैं। सर, बीती रात दुखद खबर आई और इस घटना के बाद तमाम सवाल उमड़ रहे हैं। पहली प्रतिक्रिया इस हत्याकांड को, इसकी वजह आपको क्या लगती है? सबसे पहले तो मेरी बहुत संवेदना है ज़ीशान भाई के साथ और उनके पूरे परिवार के साथ, उनके चाहने वालों के साथ, जिन्होंने इतना बड़ा सदमा जो है वो कल रात को सहा, और पूरा मुल्क इस घटना से गमगीन है। और ख़ास करके बाबा सिद्दीकी साहब से मुझे बहुत मिलने का मौका मिला, कांग्रेस में थे वो, और बहुत ही सुलझे हुए आदमी, सॉफ्ट स्पोकन आदमी, दो लोगों के बीच झगड़ा हो रहा है तो उसे मिटाने वाले आदमी थे। और देश की राजनीति में कोई भी जब बड़ा बनता है तो बहुत समय लगता है किसी को ऊपर जाने में, किसी को इतना बड़ा लीडर बनने में कि भाई वो नेता बन जाए, और ऐसा नहीं होता कि चुटकी बजा के कोई नेता बनता है। तो वाकई ये जो है एक बड़ा नुकसान है कम्युनिटी के लिए, बड़ा नुकसान है जो है बम्बई के लोगों के लिए, और जो है देश में जो मुस्लिम चेहरे हैं राजनीति में उनके लिए। पर क्योंकि मैं शुरुआत में बताना भूल गया, डॉक्टर साहब बहुत करीबी रहे हैं। आपकी जो भी बात होती है, जिस तरीके का व्यक्तित्व था उनका, और आपने बहुत सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आती रहती हैं कि बॉलीवुड के स्टार्स उनके साथ रहते हैं, एक बड़ी पार्टी, इफ्तार पार्टी के रूप में वो देते थे। कोई ऐसा नहीं लगता था कि कोई नाराज़गी किसी की उनकी रही हो, उसके बावजूद ये घटना हो जाती है। देखिए, उनका व्यक्तित्व बड़ा सरल रहा है। मेरी जितनी भी मुलाकातें उनसे अब तक हुई उनके जीवन में, हर बार, क्योंकि मैं तो उनसे बहुत छोटा रहा उम्र में, उनके बेटे की उम्र का रहा, तो हमेशा एक जो है जो बड़े भाई वाला एक प्यार होता है, खैरियत पूछना, आफियत पूछना, वो करते रहे। और देखिए, जो मैं समझ पाया हूँ कि उनको थ्रेट आया था। अच्छा। और 15-20 दिन पहले सरकार ने उनको वाई प्लस सुरक्षा दी। तो इसका मतलब है जब उनको धमकी मिली और उसके बाद वाई प्लस सुरक्षा महाराष्ट्र सरकार ने उनको प्रदान की, तो सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर है ये बहुत बड़ा, कि जिस तरीके से उस व्यक्ति को वाई प्लस सुरक्षा के बावजूद जो है 6 राउंड फायरिंग उसके ऊपर हो जाए और उसको खुलेआम मार दिया जाए, और वो भी किस जगह पे, बांद्रा जैसे इलाके में। तो एक तो बम्बई देश की औद्योगिक राजधानी है, कोई ऐसी जगह नहीं है कि किसी ग्रामीण अंचल में कहीं कुछ हुआ हो और किसी को पता नहीं। दूसरी बात कि वाई प्लस सुरक्षा उस व्यक्ति के पास, और तीसरी बात कि इंटेलिजेंस को पहले से पता कि उसको धमकी मिली है।
तो पूरी तरीके से ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का इंटेलिजेंस फेलियर है। महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरीके से डिटोरिएट किया है, आपने बहुत सारी घटनाएं लगातार देखी होंगी। कभी किसी कोई जुलूस निकालने लगता है, कभी जो है वो एक सुरेश चौहान के नाम का व्यक्ति है वो रैलियां करने लगता है लगातार महाराष्ट्र में, कभी जो है वो अपार्टमेंट के बाहर भीड़ लग जाती है बकरीद में। तो इस तरह की चीज़ें महाराष्ट्र में लगातार होती रही हैं। और अभी भी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से वो एक राणे है वहाँ का MLA, उसने लगातार धमकियां दी मुसलमानों को मारने की और उनको थ्रेटन करने की, और रोज़ वो ट्वीट भी करता है इस तरीके के, लेकिन पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उससे पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है जिस तरीके की एक बेहुरमती करने की कोशिश की एक अपने आप को साधु कहने वाले व्यक्ति ने, और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी ना होना, तो इस तरह का ये सवाल बहुत है कि लॉ एंड ऑर्डर का कंप्लीट फेलियर है। और महाराष्ट्र की जो सरकार है उसके गिने चुने दिन बचे हैं, और जो दिन बचे भी हैं उसमें भी उसने एक इतना बड़ा धक्का लगा दिया कि भाई इस वक्त बाबा सिद्दीकी जो है वो अजीत पवार के साथ थे, और अजीत पवार जो है वो सरकार का हिस्सा है। तो सरकार के लोगों को भी आप संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, और सीवियर इंटेलिजेंस फेलियर। और एक सवाल उठता है कि भाई मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास Y+ सुरक्षा है और उस पर गोलियां चलें, तो उसके साथ 6, 7, 8 जवान तो होंगे, तो उन्होंने क्यों नहीं रिटेलिएट किया? 6 राउंड की फायरिंग के बावजूद जो है मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि एक भी गोली या एक भी रिटेलिएशन की कोई कोशिश की हो उनके साथ जो सुरक्षाकर्मी थे, या दूसरा कोई सुरक्षाकर्मी घायल हुआ हो। सीधे घात लगा के उसे मारा गया। सुरक्षाकर्मी क्या वहाँ खड़े मूक दर्शक बने देख रहे थे? तो ये बड़ा सवाल है, इसकी गहन जांच होनी चाहिए और बड़ी एजेंसी से इसकी जांच करानी चाहिए कि आखिर इसमें सुरक्षाकर्मियों का क्या रोल है, आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, और किस तरीके से जो है इतने करीब कोई जो है बंदूक लेके किसी VVIP के करीब पहुंच गया। तो बहुत ही दुखद है, और पूरी तरीके से इसके लिए सरकार दोषी है। सरकार को जो है मैं तो कहता हूं कि आज ही गृह मंत्री को महाराष्ट्र के इस्तीफा दे देना चाहिए, और मुख्यमंत्री भी इस काबिल नहीं कि वो बने रहें पद पर। लेकिन बहरहाल अब चुनाव हैं, चुनाव जितना जो है चुनाव में इलेक्शन कमीशन देर करता जा रहा है, चुनाव तो हो जाने चाहिए थे। चुनाव तो अभी जो चुनाव गुजरे हैं हरियाणा के उसके साथ ही हो जाने चाहिए थे महाराष्ट्र के, लेकिन उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने एक प्ली दी कि भाई हम इतने चुनाव एक साथ नहीं करा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ 1 नेशन 1 इलेक्शन की डफली भी इलेक्शन कमीशन बजा रहा है सरकार के कहने पे। तो महाराष्ट्र में चुनाव अब तक हो जाने चाहिए थे, और चुनाव जितना इलेक्शन कमीशन डिले कर रहा है उससे महाराष्ट्र का माहौल अब ख़राब हो रहा है। अच्छा, एक ज़रूरी सवाल डॉक्टर साहब, क्योंकि हमने बिहार में शहाबुद्दीन का चेहरा देखा, तस्वीर देखी, वायरल है। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की तस्वीरें वायरल है। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी का नाम सामने आ रहा है, और अब ये यानी बिहार, उत्तर प्रदेश और अब महाराष्ट्र। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या मुस्लिम जो लीडर हैं, चाहे वो भले ही किसी भी पार्टी में रहे हों, क्या उनको निशाना बनाने की ये कवायद है कि एक के बाद एक निशाना बनाया जा रहा है? आपको क्या लगता है? देखिए, मुख्तार अंसारी का एक ऑडियो वायरल हुआ था उनकी मौत से पहले, जिसमें वो कह रहे थे कि बेटा मैं बचूंगा नहीं, अपने बेटे से बात कर रहे थे, वायरल हुआ था। और वो बताना चाह रहे थे, इंडिकेट करना चाह रहे थे कि मुझे मार दिया जाएगा, और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। जहर का आरोप लगाया था उन्होंने। हाँ, उन्होंने जहर का आरोप लगाया, उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। आप अतीक अहमद वाले केस में देखिए कि मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि जो व्यक्ति जेल में बंद हो उसको रात के 9 बजे कोई पुलिस उसका जो है वो मेडिकल कराने ले जाती हो। भाई SOP ये कहता है कि सवेरे 8 से 12 इमरजेंसी होती है और सारे डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, तो उस वक्त ले जाया जाए। तो शुबहात तो पैदा होते हैं, और लगातार जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, बड़े नेताओं का जाना, ये बड़ा क्लियर समझ में आता है कि मुस्लिम लीडरशिप के ऊपर कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई सुनियोजित साजिश हो रही हो, जिसके लिए हमें सतर्क भी रहना है और जांच भी होनी चाहिए कि क्या ऐसी कोई सुनियोजित साजिश चल रही है पूरे देश में, क्या कहीं कोई सरकार भी इसमें शामिल है। तो ये आएंगे, देखिए जो जिस तरीके से प्राइमा फेसी देखा जाता है, ये तो समझ में आता है कि हो सकता है ऐसा जो आप कह रहे हैं कि भाई कोई साजिश तो नहीं चल रही मुसलमान लीडरशिप के खिलाफ। बहुत सारे सवाल हैं ये। हाँ, तो इन सवालों से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन अब इन सवालों को जब तक बल नहीं मिलेगा, जब तक इस पर जांच ना हो या कोई पुख्ता सबूत ना है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ये जो सवाल उठ रहे हैं सोशल मीडिया पर कि मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है, और अब जो ये हत्या हो जाती है, इसको लेकर विश्नोई गैंग का नाम जोड़ा जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही हैं। आपको लगता है कि ये एक व्यक्ति जो जेल में बंद है वो गैंग भी चला रहा है और हत्या भी करवा दे रहा है? अभी आपने एक वीडियो देखा होगा, शायद वो नहीं देखा हो तो आप सर्च करके देखिएगा। तिहाड़ जेल का एक वीडियो आया था जिसमें एक व्यक्ति को वो जो स्क्रू ड्राइवर होता है, पेचकस जिसे आप कहते हैं, उससे गोद के मारा गया था। और फिर उसके बाद आया था कि इसी तरह के किसी गिरोह का, उसमें नाम शायद इसी गिरोह का नाम आया था।
तो मैं ये कह रहा हूँ तिहाड़ जेल में भी हत्याएं हो जा रही हैं, तो ये लॉ एंड ऑर्डर का सीवियर फेलियर है और गृह मंत्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं देश के। और तिहाड़ जेल में हत्याएं हो जानी, बड़े नेताओं की हत्याएं हो जानी, कश्मीर के अंदर जो है पुलवामा जैसे कांड हो जाने, तो आप ये समझिए कि गलवान के अंदर कांड हो जाने, इन सब के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो भाजपा सरकार जिम्मेदार है। और भाजपा सरकार का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह चरमरा चुका है, क्योंकि उसको लॉ एंड ऑर्डर से ज़्यादा मतलब जो है इस बात से है कि वो इलेक्शन कैसे जीते हैं, और इलेक्शन जीतने के लिए वो साम दाम दंड भेद सब अपनाते हैं। अभी कल की जो मोहन भागवत की रैली थी उसमें आप उनका बयान सुने तो जिस तरीके से उन्होंने देश को बांटने की कोशिश करने वाला बयान दिया है, निहायत ही निंदनीय है। और आप सिर्फ मोहन भागवत की बात क्यों करें, आप जो है मोदी की बात करें, तो मोदी ने कहा कि मंगलसूत्र छीन लेगी कांग्रेस आपका, आपकी भैंस खोल लेगी कांग्रेस। तो इस तरह के जो बयानात हैं एक प्राइम मिनिस्टर को या एक बड़े व्यक्ति को देश के शोभा नहीं देते। और देश को डिवाइड करने और जहर घोलने की जो कोशिश हो रही है, इस कोशिश को देश की जनता विफल करने की भी कोशिश कर रही है। अगर आप हरियाणा की बात करें, हरियाणा में कांग्रेस हालांकि सरकार नहीं बना पाई, लेकिन 39.3% वोट हरियाणा में कांग्रेस को मिला है और 39.6% वोट बीजेपी को मिला है। तो वोटिंग परसेंट में 0.6% का ही डिफरेंस है। तो जनता जवाब देने को तैयार है। अब समय बदलेगा या सरकार बदलेगी तो इन चीज़ों की जांच के लिए हम लोग खुद लिखेंगे सरकारों को, और फिर दूध का दूध पानी का पानी होगा। पर मुस्लिम लीडरशिप को लेकर क्या सोचना चाहिए, फ्यूचर क्या है, क्या समझना चाहिए? देखिए, बहुत कठिन है डगर पनघट की। इस वक्त जो मुसलमान लीडरशिप है, एक तो वो हर पार्टी के अंदर इंटरनली लड़ रही है अपनी संख्या के हिसाब से, अपने टिकट पाने के लिए, अपनी संख्या के हिसाब से, अपनी दावेदारी लेने के लिए पार्टी लीडरशिप के अंदर। तो एक तो ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा विषय है जो हम लोग फील करते हैं रोज़। दूसरा विषय ये है कि जब मुसलमान नेता बन जाता है तो उसकी अगर इस तरीके की निर्मम हत्या हो जाए तो ये एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर एक नेता बनेगा और वो नेता जो है कैसे सिस्टम पे के खिलाफ खड़ा होकर बात कर पाएगा अपनी कम्युनिटी के लिए, बड़ा सवाल हो गया है। और बहुत चंद लोग उंगलियों पर हैं जो ऐसी बातें बोल सकते हैं या कह सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि मैं मुसलमान कम्युनिटी से भी अपनी हमेशा ये बात कहता हूँ कि अगर आपके यहाँ कोई नेता बन रहा है तो उसका सपोर्ट करिए, उसके पीछे आइए, क्योंकि अगर एक इंसान के पीछे उसकी कम्युनिटी या उसके लोग खड़े हो जाते हैं तो वो व्यक्ति ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो फिलहाल बहरहाल अभी ये कहना कि बाबा सिद्दीकी के में क्वेश्चंस नहीं है या बड़ा क्लियर दिख रहा है, ये बड़ा होगा, इसमें जांच का विषय है। और सरकार में गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को कल ही इलेक्शन घोषित करना चाहिए महाराष्ट्र में। और इलेक्शन के बाद जो है जो नई सरकार आएगी वो पक्की बात है कि इस पर जाँच करा के जो है, क्योंकि ये सरकार तो नहीं आ रही है। पर सलमान खान को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। देश का एक मीडिया, एक तबका है, क्वेश्चन मार्क के सहारे कहा जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी ने कीमत चुकाई है सलमान खान के साथ रहने की। देखिए मैं दो बातें कहूँ, एक तो ये भी चल रहा है और एक कुछ गिद्ध ऐसे हैं जो बाबा सिद्दीकी की मौत पर खुशी मना रहे हैं ट्विटर पर, और उन सब की जो जड़ है ना वो एक ही जड़ से जाके जुड़ती है। तो ये जो ज़ॉम्बीज़ की सेना पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं लोग इस आधार पे कि ये हिंदू है और ये मुसलमान है, हमने बचपन से आज तक ये नहीं सीखा है और ना हम करेंगे ये। अगर कोई अच्छा आदमी है तो आदमी अच्छा है। बाबा सिद्दीकी के साथ जो हो रहा है वो बहुत विभत्स है, और इस तरीके के लोगों को अगर ये चिंटू मिंटू कोई प्रधानमंत्री किसी को फॉलो करते हैं, कोई इसको फॉलो करता है, इस तरह के लोग अगर ये करते हैं तो उनका खंडन करना चाहिए आके। दूसरी बात, क्योंकि ये अभी उन्हीं की सरकार में थे बाबा। दूसरी बात, सलमान खान का जहाँ तक सवाल है तो भाई देखिए ये बात तो सही है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग इतना शक्तिशाली हो चुका है कि Y+ सुरक्षा के व्यक्ति को मार दे तो सलमान खान को भी बहुत ज़्यादा जो है सतर्क रहने की ज़रूरत है। सुरक्षा बढ़ाई है उनकी, बिल्कुल बिल्कुल उनको सतर्क रहने की ज़रूरत है। और मेरा ये कहना है कि भाई ये लॉरेंस बिश्नोई का क्या है मसला, इसको सरकार टाइट करे, क्यों नहीं टाइट कर रही है इसको? अगर इसका जो भी मसला है तो उसको टाइट करके देखे भाई क्या मामला है, और अगर इसमें कोई जांच में कोई और एंगल आता है तो अभी तो क्योंकि जांच खुल के आई नहीं है, अभी तो बहुत इनिशियल है, तो कुछ कहना इस पर अभी संभव नहीं होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। डॉक्टर मेराज हुसैन कांग्रेस के नेता हैं और तमाम उन सवालों पर बात कर रहे थे जो सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे एक के बाद एक मुस्लिम लीडर, क्या ये सवाल वाजिब नहीं है? और अब जब से बाबा सिद्दीकी के ऊपर हमला हुआ, उनकी हत्या हुई, तो ये सवाल उठने लाजमी भी हैं। इस पूरे इंटरव्यू को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।